हाय देयर, यू आर वाचिंग इट्स नॉट फेक। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शुक्रवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, उसके पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं इट्स नॉट फेक की आज की 5 बड़ी हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा मेड इन इंडिया अब देश की जरूरत, देश में लौटेगी ग्रोथ। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AIMO का सर्वे, हर 3 छोटे उद्योग में से बंद हो रहा है एक उद्योग। छोटे उद्योगों के बंद होने से बढ़ सकती है बेरोजगारी। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली कोरोना ऐप किया लॉन्च। राजधानी में कोरोना से जुड़ी हर खबर मिलेगी इस ऐप पर। भारत चीन विवाद पर फिर बोला अमेरिका, चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से झगड़ा सुलझाने के बजाय पड़ोसियों को दे रहा है धमकी। और जॉर्ज फ्लॉयड की बर्बर हत्या के विरोध में उग्र होता जा रहा है अमेरिका में प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में श्वेत भी शामिल, कहा सांस लेने का हक तो सबको है। तो इन सारी खबरों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, उसके पीछे का विश्लेषण करूंगी, उसके पीछे का सच बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि भारत की ग्रोथ फिर से लौटेगी। उन्होंने कहा कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में एंटर कर गया है। इस फेज में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। 8 दिन के बाद और काफ़ी हिस्सा खुल जाएगा, यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमी को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। तो प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से बड़े बोल बोले हैं, और वो कहाँ बोल रहे थे? ये एनुअल सेशन था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII का, और ये उनका 125th एनुअल सेशन था, जहाँ पर जो सब्जेक्ट था यानी कि जो टॉपिक था आज बातचीत का, वो था गेटिंग द ग्रोथ बैक, यानी कि देश की ग्रोथ को वापस कैसे लाया जाए। और खासकर जो फोकस था वो वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर था कि ऐसी इतनी बड़ी महामारी के बीच हम वापस भारत की ग्रोथ, वापस जो भारत का विकास है उसे हम कैसे वापस लेकर आएंगे। तो आज पंचतंत्र सबने पढ़ा है, तो आज मोदी जी ने आज वापस अपने 5 मंत्र दिए हैं। अब उन्हें एक एक करके देखा जाए कि मोदी जी के वो 5 मंत्र क्या हैं जिसकी वजह से भारत और आत्मनिर्भर होगा, भारत का विकास आएगा। और उन 5 मंत्रों के बारे में आपका फीडबैक मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो उन्होंने कहा 5 आईज की बात की है। कौन से वो 5 आई हैं जिनकी बात कही गई है? इंटेंट, यानी कि आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, तभी आपका विकास आएगा वापस। बहुत अच्छी बात है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस इंटेंट को के ऊपर सवाल बहुत सारे लोग खड़े कर सकते हैं और अलग अलग बिंदुओं पर खड़े कर सकते हैं। तो फिलहाल सवाल ना खड़ा किया जाए। पहला पॉइंट उनका इंटेंट था। जो पहला आई है वो इंटेंट है। दूसरा इंक्लूजन, यानी कि सबको इंक्लूड किया जाए, सब तबके को इंक्लूड किया जाए, सब सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाए, तभी भारत आत्मनिर्भर होगा। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैसे इंक्लूजन आएगा इसका रोड मैप सरकार के पास नहीं है। बड़े बड़े बोल हम बोलते हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स हम देते हैं, लेकिन इंक्लूजन कैसे आएगा? क्या हम सारी कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करेंगे? क्या सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं? क्या सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस इंक्लूडेड हैं? इसका जवाब हमारे पास नहीं है। तीसरा इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट को लाना ज़रूरी है अगर हम भारत के विकास की बात करते हैं, गेटिंग द ग्रोथ बैक। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? कौन इन्वेस्टमेंट करेगा एक ऐसे सिनारियों में जबकि एक आर्थिक अस्थिरता चारों तरफ है? क्या हम वो इन्वेस्टमेंट बाहर से लेकर आएंगे? अगर हम ये इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर देख रहे हैं तो इस समय कौन सा ऐसा तबका है जो इन्वेस्ट करेगा? ये सारे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन फिलहाल मोदी जी के 5 मंत्रों में ये एक इन्वेस्टमेंट भी उनका मंत्र है। चौथा जो मंत्र है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे पैसा आएगा, उसका रोड मैप हमारे पास नहीं है। और जो 5वां मंत्र है वो है इनोवेशन, यानी कि आप इनोवेट करिए, लेकिन इनोवेशन करने के पीछे आपको मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आर्थिक अस्थिरता है, मंदी का दौर कोरोना की महामारी के पहले भी था,
तो ऐसे हालात में आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट करें। हाँ, ये बात सही है कि कोरोना इस काल के दौरान काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं और वो हमारे लिए एक ग्रीन शूट है, उसको हम मान के चलें। लेकिन इनोवेशन का जो ये स्तर है ये लगातार चलता रहे। एक सस्टेनेबल इनोवेशन को हम कैसे देखेंगे, इसके बारे में ये रोड मैप नहीं है। लेकिन फिलहाल मोदी जी ने 5 मंत्र आज हमें दिए हैं जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। अब इस एनुअल स्पीच में जो CII की थी उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं और सुनने में बोरियत नहीं लगेगी, इससे आपको सवाल उठाने में सहूलियत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो हमारे रिफॉर्म्स हैं वो स्कैटर्ड नहीं है, यानी कि फैले हुए नहीं है, बहुत प्लान तरीके से हम रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि फ्यूचर, उसका भविष्य को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम लॉजिकल कंक्लूजन पर लेकर जाएंगे अपने सारे रिफॉर्म्स। उन्होंने लेबर रिफॉर्म्स की बात की है, उन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात की है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक हैं। हम लेबर रिफॉर्म्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक तरीके का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उससे गुजरेगा कि अगर आप लोगों को 12 घंटे आप काम कराएंगे तो ह्यूमन कैपिटल का क्या होगा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चरल APMC जो लॉ है उसमें हम बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट्स को कितनी सुविधाएं मिलेंगी, क्या किसानों को वाकई में इससे लाभ होगा। रियलिस्टिक तौर पर बोलना और स्लोगनियरिंग छोड़कर क्या वाकई में किसान इससे लाभ उठा सकते हैं। ये सारे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म मेजर्स हैं, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ की कोई बात नहीं है कि जो किसान मंदी में हैं, जो अभी आपके जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जो अभी इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, उसको लेकर आज उन्होंने फिर से कोई बात नहीं कही है। और जो 2-3 चीज़ें और आज मुख्य बात कही है मोदी जी ने, उसमें कहा है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत आप 2-3 चीज़ों से और बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइजेस को आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, जुमला ही जुमला है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई नियमावली नहीं है जिसके तहत वो बिल्कुल क्लियरली ये बोल सकें कि ABC इस तरीके से आपकी एंटरप्राइजेस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। फिर दूसरा जो पॉइंट है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोज़गार कहाँ से उत्पन्न किया जाएगा। रोज़गार की हम बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ होंगे, कहाँ से रोज़गार आएगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी जो बात है एम्पावरिंग पीपल टू कम आउट एंड फाइंड सॉल्यूशंस, तो ऐसे माहौल में आप लोगों को कैसे एम्पावर करेंगे कि वो सॉल्यूशंस निकालें। अभी तो लोगों को ये नहीं पता कि उनकी नौकरी है, उनका घर ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रवासी मजदूर कहाँ जाएंगे, कितने लोग अभी ज़िंदा रहेंगे, हम टेस्टिंग की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी अस्थिरता के माहौल में मोदी जी ने आज जो ये 5 मंत्र दिए हैं, 5 आईज़ की बात कही है और आत्मनिर्भरता की जो बात कही है, वो आज इन सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स के जो लोग हैं, आपको बता दें कि जो CII एक बड़ा ग्रुप है और इसमें कम से कम 3 लाख एंटरप्राइजेज हैं और 291 नेशनल और रीजनल इंडस्ट्री बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए, और इसमें 9100 मेंबर्स हैं। उन सब ने आज मोदी जी की बातें बहुत ध्यान से सुनी हैं। लेकिन अगर आज उनसे आप फ़ोन पर इस बात को पूछिए कि मोदी जी की बातों में कुछ दम नज़र आया, तो मैंने 2-3 ऐसे लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले भी हमने जुमले सुने थे अपने बिजनेस सेक्टर के लिए और हमने आज भी जुमले सुन लिए। प्रधानमंत्री जी आए, हमारे इस ओकेजन की शान बढ़ाई, हमारा 125th एनुअल सेशन था उसकी गरिमा बढ़ा दी आज मोदी जी ने। हमने एक अच्छा नैरेटिव डेवलप कर दिया कि हम अनलॉक के टाइम में हम सारी इंडस्ट्री बॉडीज़ मिलकर आज एक अच्छा नैरेटिव हमने ज़रूर बना लिया। लेकिन आज जो पूरा इंडस्ट्री बॉडी है, जो ये पूरा इंडस्ट्री सेक्टर है, वो ऑफ द रिकॉर्ड सारे जर्नलिस्ट को यही बात कह रहा है कि हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है अभी आगे क्या होगा। और ये जितने भी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं वो सारे 6 महीने के बाद के हैं या 1 साल के बाद हैं, कई 2 साल के बाद है। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों की सैलरीज कैसे देंगे, लोगों को रोज़गार कैसे देंगे, और जो हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, जो हमारी जो बैलेंस शीट्स हैं, उनको हम कैसे प्रिम एंड प्रॉपर करेंगे, उसका हमारे पास रोड मैप नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इंडस्ट्री जो स्पेसिफिक एक फिजिकल स्टिमुलस पैकेज की बात हम बहुत दिनों से सुन रहे थे, और एक नहीं, फिनेंस मिनिस्ट्री के हर बंदे से हमने ये बात सुनी थी कि हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर आएंगे, उसका अभी कोई वर्णन नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। और इसलिए इंडस्ट्री बॉडी ने आज एक बड़ा इवेंट ज़रूर खड़ा कर लिया, वर्चुअल ऑनलाइन इवेंट खड़ा हुआ जिसमें मोदी जी आए, उन्होंने जुमलेबाजी की, लेकिन रोड मैप आज भी मिसिंग है कि इंस्टेंट रिलीफ इंडस्ट्री को कहाँ से मिलेगी। इस पर आप ज़रूर टिप्पणी करिएगा। मैं आपको अब अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ, वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग है।
ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि AIMO के सर्वे में ये जानकारी सामने आई है कि हर 3 छोटे मझोले उद्योगों में एक उद्योग बंद होने की कगार पर है। यह सर्वे 24 मई से 30 मई के बीच ऑनलाइन किया गया था। अगर इस सर्वे की माने तो आने वाले दिनों में उद्योग तो बंद होंगे ही, साथ में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो इसी अस्थिरता की मैं आपसे बात कर रही थी और ये सर्वे इस चीज़ को साफ दर्शाता है। ये सर्वे हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया, 24 मई और 30 मई के बीच में एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था जिसमें कि कॉर्पोरेट CEOs, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग सबसे ऑनलाइन पूछताछ की गई है और जिसमें कहा गया है कि 1/3 जो MSMEs हैं यानी कि 35% MSMEs बिल्कुल खत्म होने यानी कि बंद होने की कगार पर हैं। 37% इंडिपेंडेंट बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी रिकवरी दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रही है। 32% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि अभी 6 महीना लगेगा, कि वो 6 महीने में वो रिकवरी सोच सकते हैं। तो ऐसी हालत में ये इंडस्ट्रीज अभी क्या करेंगी? इनके पास इंस्टेंट रिलीफ के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। 12% लोग, सिर्फ 12% लोग हैं जिन्होंने कहा है कि उनकी रिकवरी 3 महीने में हो सकती है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो और सारी MSMEs इस बात को कह रही हैं कि जो सेंटर ने जो अभी MSMEs को लेकर 3 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है वो काफ़ी नहीं है। MSMEs तक ये पैसे अभी नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में सबसे बड़ी जो शिकायत आ रही है कि हम स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन जो 11% स्टार्टअप्स जो कंट्रीब्यूट करती हैं MSMEs के लिए, उसमें इन स्टार्टअप्स का कोई मेंशन नहीं है। तो स्टार्टअप इंडिया की बात, बड़ी बड़ी बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी या हमारी BJP सरकार आज इन क्या स्टार्टअप्स को भूल गई है? ये जो 11% स्टार्टअप्स हैं आज ये क्या करेंगे? अब आपको बता दें, संख्या देख लीजिए, भारत में कितनी MSMEs हैं? 65 मिलियन यानी कि 6.5 करोड़ हमारे पास MSMEs हैं, जिनमें रोजगार हम कितने लोगों को देते हैं? 150 मिलियन को। और कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं? 130 मिलियन। तो जहां पर करीब 1.5 करोड़ लोगों को हम जॉब्स देते हैं MSMEs में, और अगर ये MSMEs आज बंद हो जाएंगी या बिल्कुल बंद होने की कगार पर हैं, तो ये जो बेरोजगार तबका है जो MSMEs से हटकर जाएगा वो आज क्या करेगा? क्या वो सड़कों पर रहेगा? उनका घर कैसे चलेगा? आज सरकार के पास इन चीज़ों को लेकर कोई जवाब नहीं है। और जो कोलैटरल फ्री लोन्स की हमने बात कही थी, निर्मला सीतारमन ने बात किया था, इक्विटी इन्फ्यूजन की हमने बात किया है जो 50,000 करोड़ तक का है कि फंड ऑफ फंड से हम इक्विटी इन्फ्यूजन करेंगे, तो ये सारे पैसे कब पहुँचेंगे MSMEs के पास? MSMEs के पास जब तक ये पैसा नहीं पहुंचता है, ये MSMEs क्या करेंगी? अगर बंद हो जाएंगी, इनका क्या होगा? इनके घर परिवार कैसे चलेंगे? तो MSMEs की हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर दिए। सिर्फ अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता। आज रियलिस्टिक पिक्चर ये है कि हमने अनाउंसमेंट्स कर दिए, हमने जुमलेबाजी कर दी, लेकिन लोगों के हाथ में अभी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। और अगर ऐसा कोई रोड मैप हमें दिख भी रहा है तो लोगों को अभी ये नहीं पता कि वो बैंक्स को कैसे कॉन्टैक्ट करें, बैंक्स उन्हें क्रेडिट कैसे देंगे, क्रेडिट देंगे तो लोग, कितने लोग हैं अभी जो क्रेडिट लेने की स्थिति में हैं? ऐसी इकोनॉमिक अस्थिरता में, ऐसी आर्थिक अस्थिरता में लोन्स की ही हम बात क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, लोनिंग लोनिंग लोनिंग। सिर्फ यही मंत्र है कि सिर्फ आप लोन लीजिए और इंटरेस्ट फ्री लोन भी नहीं है, आपको इंटरेस्ट चुकाना है। तो ऐसी बड़ी बातें हमारी सरकार कर रही है, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ की बातें हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत डिस्टर्बिंग सर्वे है, इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। 1/3 MSMEs हैं जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं। सरकार इसकी बात क्यों नहीं करती है? ऑपोजिशन को भी मैं इस पे दोष दूंगी कि ऑपोजिशन आज इस बात को क्यों नहीं उठा पा रहा है, और अगर उठा भी रहा है तो इतने दबे स्वरों में उठा रहा है कि उसकी कोई बात सुन नहीं रहा है। तो इस पे फीडबैक, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। ये तीसरी खबर की ओर चलते हैं। देश में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। उधर सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 8 जून से देश में कई रियायतें बढ़ाई जा रही हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होना तय माना जा रहा है। तो हम अनलॉक के फेज में आ गए हैं, लेकिन हमारी जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 2 लाख तक हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी भी टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि राज्य स्पेसिफिक कितनी टेस्टिंग हो रही है। कंटेनमेंट जोन्स की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस रहेंगी, लेकिन जोन्स के कलर कहाँ से कब बदल रहे हैं, कौन बदल रहा है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। एक आम आदमी से अगर पूछिए, जो सड़क पर चलता हुआ एक आम आदमी है,
उसे कोई क्लैरिटी नहीं है। बस उसे ये पता है कि अनलॉक कर दिया गया है, आपकी जान जोखिम में डालकर, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रोज़गार अपना बचाना है, आपको अपनी जॉब्स बचानी है, तो आप काम पे जाइए, लेकिन आप अपने रिस्क पर हैं। मास्क नहीं पहनते तो मरने के लिए तैयार रहिए, सैनिटाइजर से आप हाथ अगर नहीं धोते मरने के लिए तैयार रहिए। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। लेकिन जो बड़े सवाल हैं, जो एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड दिखा है कि नॉर्थ ईस्ट में अब कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं। नॉर्थ ईस्ट में कोरोना के केसेस नहीं दिख रहे थे सामने, तो वो एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड सामने आ रहा है। दूसरा, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद। तो ये जो बड़े जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जांपल्स आ रहे हैं, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात का मेंशन है, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। वहाँ पे चीज़ें काबू में कैसे आएंगी, लोगों को कितना उनके हाल पर छोड़ा जाए, ये बड़े सवाल है। लेकिन टेस्टिंग को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ICMR टाइम टू टाइम कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देता है। पहले हमने देखा टेस्टिंग किट्स को लेकर जो एक कन्फ्यूजन था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के यूसेज पर बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि उसे इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। आए दिन अलग अलग ड्रग्स बताई जाती हैं कि अगर आप होम क्वारंटीन में हैं तो आप ये ड्रग्स ले सकते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन की एक स्थिति है ये बनी हुई है। लेकिन जो सरकार की, केंद्र सरकार की जो ब्रीफिंग्स हैं, अगर आप उन ब्रीफिंग्स को अटेंड करिए और ये कहिए कि क्या हम स्टेज 3 में आ गए, क्या भारत इस समय कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में है, तो आपको गोलमोल जवाब मिलेगा लव अग्रवाल से, जो जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ है। तो ये गोलमोल जवाब क्यों दिया जा रहा है? क्या लोगों को गुमराह करने की साजिश एक चल रही है सरकार की तरफ से? आज मेरा सवाल उनसे है। एक लाइन में अगर आप सवाल करिए, हैज़ द कर्व बीइंग फ्लैटेंड? कोई जवाब नहीं। क्या हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं? कोई जवाब नहीं। गोलमोल जवाब देंगे, नहीं हमारा रिकवरी रेट सही है। रिकवरी रेट तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इन्फेक्शंस जो बढ़ रहे हैं आप उन्हें कैसे रोकेंगे? इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो आप अपनी रिस्क पर तैयार हो जाइए। अनलॉक हो गया देश, थैंक यू वेरी मच। हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी? कोई जवाब नहीं। आप अपनी जान कैसे बचाएंगे? आपके हाल पर है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना काम और रोज़गार ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको जान बचाना है तो अपने रिस्क पर ही काम पर जाना होगा। आइए अब चौथी खबर की ओर चलते हैं। लद्दाख में भारत चीन विवाद पर अमेरिका ने एक बार फिर बयान दिया है। अमेरिका के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष एलियट एंगल ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तेजी को लेकर वो बेहद परेशान है। चीन एक बार फिर ये दिखा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मुद्दों को सुलझाने की बजाय पड़ोसियों को धमकाना चाहता है। तो अमेरिका ये बातें क्यों कह रहा है? क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों की अगर हम बात करें तो जब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मीडिएट करने की जब बात करी थी, मध्यस्थता की बात करी थी, तो दोनों भारत और चाइना दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अमेरिका भी बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि जो अमेरिकन डोमिनेंस था वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी वो एक डेमोक्रेटिक सुपर पावर है। उसके चलते जो हाउस ऑफ कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है, उसके जो चेयरमैन है एलियट एंगल, उन्होंने कहा है कि चाइना अपनी नॉर्म्स का सम्मान नहीं कर रहा है, अपने नेबर्स यानी कि पड़ोसी को अभी भी बुली करता है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो बातचीत के होने चाहिए उसके मुताबिक कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली स्थिति है वो ये है कि अभी हमें एक्चुअल में नहीं पता चल रहा है वास्तविकता क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, LAC पर इस समय क्या हो रहा है। जो हमें खबरें पता चल रही हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है कि दोनों तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ ट्रूप्स बिल्डअप जहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो करीब लगभग इंडियन साइड के 9 या 10 किलोमीटर तक अंदर आ गई है। सैटेलाइट इमेजेस ऐसा शो कर रही हैं। लेकिन भारत की चुप्पी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे पास सारे मैकेनिज्म्स हैं डायलॉग के, कंसल्टेशन से। तो ये जो डायलॉग और कंसल्टेशन है ये किस लेवल पर चल रहा है? क्या ये मिलिट्री के लेवल पर चल रहा है? क्या डिप्लोमैट्स के लेवल पर चल रहा है? क्या पॉलिटिकल लेवल पर चल रहा है? इसको लेकर कोई क्लैरिटी अभी भी नहीं है। लेकिन जो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ये कहती है कि नहीं, स्थिति बिल्कुल स्टेबल है, स्थिति कंट्रोल में है, भारत भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। तो आज सवाल ये उठता है, सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि डोकलाम के बाद जो 2017 में जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ देखा गया था, ये जो स्टैंड ऑफ देखा जा रहा है ये पूरी गर्मी हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि भारत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और चाइना भी। तो ये स्टैंड ऑफ कितने दिन चलेगा इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और चाइनीज़ अग्रेशन का जो स्केल है उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी सरकार नहीं देना चाह रही है। लेकिन जो चाइना की जो मीडिया है वो बिल्कुल बाज नहीं आ रही है। उसने जो इमेजेस
निकाले हैं, जो वीडियो फुटेजेस आ रहे हैं, जो स्टिल पिक्चर्स आ रही हैं, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। उससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भारत पर ज़रूर बन रहा है, लेकिन भारत इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देना चाह रही है, ये सबकी समझ के परे है। ना कोई फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्पोक्स पर्सन अगर बोलते भी हैं तो वो यही कहेंगे कि नहीं, मीडिया की हम डायलॉग और कंसल्टेशन की पोजीशन में हैं। तो एक क्लियर पोजीशन कब तक आएगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन फिलहाल जो एक स्टैंड ऑफ की पोजीशन है वो बनी हुई है। लेकिन चाइना को लेकर इस समय पॉलिसी क्या है, इसको लेकर सरकार को कोई क्लैरिटी देनी चाहिए, कोई ब्रीफिंग करना चाहिए। उसको लेकर कोई भी स्थिति अभी सामान्य नहीं लग रही है और कोई क्लैरिटी भी नहीं है। कंफ्यूजन की एक स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बनी हुई है। अब कितनी सॉवरेनिटी हमारी कितनी खतरे में है, हमारी जो टेरिटरी है वो हम कितनी चाइना को दे सकते हैं, वो चाइना की मिलिट्री कितना भारत की भूमि पर, कितना भारत की धरती पर कितना अंदर घुसकर आई है, इस सारी चीज़ों को क्लैरिटी देनी चाहिए भारत की सरकार को। इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑपोजिशन इन बातों को रेज़ कर रहा है, कांग्रेस ने रेज़ किया है, कई पार्टीज़ और इन्होंने रेज़ किया है कि ईस्टर्न लद्दाख में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। तो आज एक अस्थिरता की स्थिति है, चाहे वो आप बीमारी को ले लीजिए, चाहे बॉर्डर्स को लेकर जो स्थिति है वो बिल्कुल अस्थिरता की स्थिति है। भारत की सरकार कब अपनी चुप्पी इस पर तोड़ेगी, ये इस पर हम निगाहें टिकी होंगी, लेकिन इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इस पर आपका क्या सोचना है। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हत्या हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन विरोध प्रदर्शन, हिंसा और कुछ जगहों पर आगजनी और लूट का सिलसिला बदस्तूर जारी है अमेरिका में। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारियों में सिर्फ अश्वेत शामिल नहीं है, एक बड़ी तादाद श्वेत अमेरिकियों की भी है। इनमें से छात्र भी शामिल हैं और इनका कहना है कि जॉर्ज फ्लॉयड की बेरहमी से सांस रोकी गई थी। तो सांस रोकने के बाद अब एक नया मूवमेंट अमेरिका में देखा जा रहा है। इसका नाम है आई कांट ब्रीथ मूवमेंट, यानी कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और ये मूवमेंट सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि डेनमार्क में, यूरोप में, लंदन में, जर्मनी में, यूरोप के कई देशों में इस समय ये आई कांट ब्रीथ मूवमेंट खड़ा हो गया है। ये एक रेसिज्म इंडिविजुअल था जॉर्ज फ्लॉयड, एक अफ्रीकन अमेरिकन जिसकी वाइट पुलिस ने, अमेरिकन पुलिस ने उसे गला दबाकर हत्या तो कर दी, लेकिन एक बड़े मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अभी तक अमेरिका कि जो अखबार अगर आप उठा के देख लें तो वहाँ एक ही सुर्खी रहती थी कि कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें इस समय अमेरिका में हो रही हैं। तो इस समय जितने भी अमेरिकन प्रोटेस्ट जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर हो रहे हैं, रेसिज्म को लेकर हो रहे हैं, वो अब बड़ी सुर्खियाँ बन गए हैं। टॉप हेडलाइन इस समय अमेरिकन प्रोटेस्ट की चल रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे डिस्टर्बिंग खबर वो ये है, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान है कि अब इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो स्टेट्स हैं, जो गवर्नर्स हैं, वो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि द गवर्नर्स आर फूल्स, द गवर्नर्स आर वीक, यानी कि जो स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं वो कमज़ोर हैं और महा मूर्ख हैं। इसलिए अब वो मिलिट्री का सहारा लेंगे और वो अलग अलग स्टेट्स में मिलिट्री को भेजकर वहाँ पे उसका मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट करेंगे। इस बयान को लेकर ट्रंप की बहुत आलोचना की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये एक राष्ट्रपति का बयान नहीं है बल्कि एक डिक्टेटर का बयान है, एक तानाशाह का बयान है। और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि ट्रंप से पहले कोरोना नहीं संभाला जा रहा था और अब इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ट्रंप उसको भी संभाल नहीं पा रहे हैं। आपने देखा था, कल की खबर थी कि राष्ट्रपति बंकर में चले गए थे, डर गए थे या क्या था ये तो किसी के भी समझ के परे है, लेकिन उनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उन्हें बंकर में भेज दिया था। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, विश्व का सुपर पावर है, आज वो इतने बड़े प्रोटेस्ट को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका के सिस्टम की भी कमी नज़र आ रही है। जो रेसिज्म, जो टाइम टू टाइम इस रेसिज्म को दिखाया गया था कि किस तरह से जो रेशियल स्लर्स होते हैं अमेरिका के सिस्टम में, जो इंट्रिंसिकली जो रेसिज्म बैठ गया है, उस रेसिज्म को कैसे दूर किया जाए। आज इलेक्शंस, बहुत कुछ ही टाइम बचा है अमेरिका के इलेक्शंस में। आज इलेक्शंस के ठीक पहले कोरोना और रेसिज्म और पुलिस की जो बर्बरता है, आज ये बड़े टॉपिक्स हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे कि इन सारी चीज़ों से निपटने में वो कामयाब है। लेकिन फ़िलहाल अमेरिका की सड़कों पर बिल्कुल कर्फ्यू की स्थिति है, हर जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, अराजकता का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप इन चीज़ों का जवाब कैसे देंगे, कैसे से निपटेंगे, ये किसी की समझ के आगे है। लेकिन पूरी विश्व में अगर आप देख लीजिए तो एक अस्थिरता का माहौल है। इन सारी खबरों पे आपका क्या सोचना है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है, उस पर आप ज़रूर लिखिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? तो मेरी तरफ से इट्स नॉट फेक में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी स्टोरीज के साथ। थैंक यू सो मच।